मेरे फादर पहलवान थे, फ्रेंड सर्कल में भी हीरो बना रहता। हाँ, फेवरेट बच्चा है। लोग बहुत हर जगह मुझे अव्वल आने की बहुत ही चाहत रहती। 5वीं क्लास में गांधी जी की आत्मकथा के कुछ अंश पढ़ाया जाता। अगर गांधी जी लंदन में जाके नौकरी कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। मैं तो उनसे ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ। कैसी सोच होगी उस समय। 12-13 साल का बच्चा इन स्थितियों में ये सोच रहा है कि चलो देख के आते हैं कहाँ कहाँ स्कूल है, खुद एडमिशन ले लें। मैं एक्चुअली अपने आप को बहुत होशियार समझता था और लोगों से। हाँ। कॉन्फिडेंस वो था कि मैं और लोगों से ज़्यादा मेहनत कर सकूं। मैं हमेशा ये देखता था कि ये लड़का अगर पढ़ाई में होशियार है तो ये कितने घंटे पढ़ता है। करता है 2 घंटा करता है, अच्छा मैं 3 घंटे करता। तो इन चीज़ों ने मुझे हमेशा आगे रखा और वो कॉन्फिडेंस दिया। तो इस तरह से मेरी उस दुकान में एंट्री हो गई। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीना उनके लड़के की बगल में चाय की दुकान भी थी। अच्छा, उन्हीं के लड़के। वो लड़का चलाता था, ये उसको बैठता। तो बच्चों का आना जाना रहता था। क्योंकि मिडिल स्कूल था तो टीचर्स वगैरह भी ऐसे बीच बीच में आ जाया करते थे। मैं बहाने कर करके स्कूल में अंदर जाया करता था, देखता था कैसे है, क्या है। फिर उनका जो लड़का था, मैं उसको रिक्वेस्ट करता था कभी अंदर जाना, चाय वाय देनी तो मुझे बता देना, मैं चला जाऊंगा। तो इस तरह से वो चाय लेके जाने का भी सिस्टम चालू हो गया। और तो मैं टीचर्स में जाने लगा, क्योंकि टीचर्स पीते हैं चाय। तो टीचर्स में भी मेरा थोड़ा सा आना जाना चालू हुआ। और चूंकि वो अखाड़े की मुझे कलाबाजियाँ वगैरह आती थी जो मैंने सीखी थी अखाड़े में। तो जब रिसेस होती थी तो रिसेस में बच्चे सब खेल रहे होते थे, तो मैं वहाँ जाके वो सब कलाबाजियाँ बच्चों को दिखाता था, जिनके साथ मेरे बॉन्डिंग हो गई थी, उनको दिखाता था। तो बाकी भीड़ लग जाती थी बच्चों की। तो मैं वहाँ कुछ ही दिनों में पॉपुलर हो गया। ये तो बड़ा अच्छा करता है, बड़ा अच्छा करता है। तो टीचर्स में भी थोड़ा सा मेरे लिए इंटरेस्ट आने लगा। टीचर्स के मन में, उनमें एक पीटीआई टीचर थे, जो स्पोर्ट्स के टीचर्स होते हैं ना, उनमें एक पीटीआई टीचर थे। वो देखते थे यार ये लड़का बड़ा होशियार है, खेलकूद में भी उनका इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स। तो उन्होंने मेरे अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, मुझे बुलाना शुरू कर दिया, मेरे बारे में ऐसी पूछताछ करनी शुरू कर दी, चाय वाय मंगवानी शुरू कर दी। इस तरह से थोड़ा सा उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बढ़ गई। मुझे लगा कि ये आदमी बिल्कुल सही है, अब मुझे इनसे रिक्वेस्ट करनी है। जैसे गर्मियों की छुट्टियां आने वाली थी, वहां मई में छुट्टी हो जाती, 15 मई को छुट्टियां हो जाती। 1 महीना बचा, अप्रैल चल रहा है। मुझे लगा कि अभी मुझे बात करनी चाहिए, नहीं ऐसा ना कि परीक्षाएं चालू हो जाएं फिर हम अंदर ना आ पाए। तो मैंने एक दिन उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे ना पढ़ाई करनी है, अगर मुझे 8वीं क्लास में यहाँ एडमिशन मिल जाए अगर आपकी मदद से। तो अच्छा, विनम्रता भी मेरे अंदर बहुत थी, क्योंकि हम सागर जैसी शहर से आए, छोटी शहर से आए। तो मैं ऐसे पाँव छू लेता था, जहाँ लगता था कि हाँ इनके प्रति मुझे आभार व्यक्त करना है, तो तुरंत मैं पाँव छू लेता था। तो लोगों को अच्छा लगता था ये सब। तो मैंने उनको ऐसे रिक्वेस्ट की कि मुझे पढ़ाई करनी है, अगर आपकी थोड़ी मदद मिल जाए तो मेरा यहाँ एडमिशन हो सकता है। तो एडमिशन हो सकता है, अच्छा तो पढ़ना है। उनका अभी थोड़ा इंटरेस्ट आया कि लड़का होशियार है। हाँ, अच्छा फिर रहोगे कहाँ, पढ़ाई करोगे तो? तुमने कहा आपके यहाँ रह लूँगा। क्या रह लूँगा मतलब आपके यहाँ काम करूँगा मैं। आप जो कहोगे वो करूँगा और पढ़ भी लूँगा, मेरी पढ़ाई हो जाएगी। तो यार क्या वो कैसी बातें कर रहे हैं। मैं बोला अच्छा ठीक है, कल बताता हूँ। तो उन्होंने शायद अपने घर पर बात की होगी, जैसे किसी को काम करवाना हो। तो उनके एक अंकल थे, उनका प्रेस था अपना, टाइम एंड टाइड नाम से।
मतलब मैगजीन निकाला करते थे उस समय। प्रिंटिंग प्रेस था। प्रिंटिंग प्रेस था, मैगजीन निकाला करते। तो फाइनली वो ये प्रपोजल लेके आया कि ठीक है, तुम्हें प्रेस में काम करोगे तो तुम प्रेस में काम कर सकते हो, मैं मेरे यहाँ रह लेना और जो कुछ भी घर के काम है वो हमारी हेल्प कर देना। मैं कहा हाँ करेंगे बिल्कुल। बोला अच्छा। फिर भी उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ये जो बातें कर रहा है सही कर रहे हैं, टिकेगा नहीं टिकेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम एक काम करो। उन्होंने अपना घर का एड्रेस दिया कि इस एड्रेस पर 15 जुलाई को वहाँ ओपन होते हैं स्कूल, तो उनके एक हफ्ते पहले तुम आ जाना, 8-9 तारीख को तुम आ जाना, तो फिर मैं व्यवस्था करवा दूंगा। तो मैं एकदम खुश हो गया। कहा हाँ सर ठीक है। उन्होंने कहा कि अपने सारे सर्टिफिकेट्स लेके आओ जो तुम्हारे साथ में पास किए हैं, वहाँ की लिविंग सर्टिफिकेट स्कूल से, वो सब चीज़ें लगेंगी यार। तो मैं कहा हाँ ठीक है ये करके, और मैं सागर आ गया। सर्टिफिकेट्स वगैरह सब यहाँ इकट्ठे किए। तब तक घर पे कोई बात नहीं हुई, फोन वोन पे कुछ नहीं? नहीं, फोन उस समय फोन की व्यवस्था थी, सिर्फ पोस्ट कार्ड आया करते थे। हाँ। पोस्ट कार्ड की का सिस्टम था वहाँ पर, ना तो उनके यहाँ फोन था। हाँ। पहले फोन सिस्टम था ही नहीं। तो पेरेंट्स को पता भी नहीं इतने दिन तक बच्चा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर। नहीं, चिट्ठी में हम चिट्ठी लिखते था। अच्छा। पोस्ट कार्ड लिख देता था कि ये ऐसी ऐसी जगह आ गया हूँ, ठीक। और मैं इस तरह से मैंने स्कूल में एडमिशन, मतलब स्कूल मिल गया है जहाँ मुझे एडमिशन लेना है। हाँ। मैं इस तरह से मैं अपने को इन्फॉर्मेशन दे दिया करता था पोस्ट कार्ड लेके। 5 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था पहले। तो बहुत लंबा होता जाए, चले कोई नहीं सर, हम तो बिल्कुल फ्री है। तो उन्होंने अपना एड्रेस दिया और कहा कि तुम आ जाओ, और फिर मैं सागर पहुंचा। हाँ, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, अभी मैं एडमिशन लूँगा, मुझे सर्टिफिकेट्स वगैरह निकालने हैं। तो वो सब मैंने फॉर्मेलिटीज पूरी की, और 8 जुलाई को मैं इंतज़ार कर रहा था 8 जुलाई का, कि मुझे 8 जुलाई को निकलना है। 8 जुलाई को मैं पहुंच गया, मतलब ट्रेन से उनके एड्रेस पर पहुंच गया। एकदम से बहुत चक्के खड़े हो गए। हाँ। अरे तुम आ गए? हाँ। उनको भरोसा ही नहीं था। तो मैंने कहा हाँ सर मैं आ गया, आपने कहा था। हाँ अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसे कुछ व्यवस्था उन्होंने की, किचन में रहने की व्यवस्था की, तुम यहाँ सोओगे रात को, सब किचन में सफाई करके। और फिर उन्होंने कहा कि मैं कल तुम्हें अपने अंकल से भी मिला देता हूँ, दरियागंज में उनका प्रिंटिंग प्रेस था। तो उन्होंने फिर समझाया कि हाँ स्कूल 12:30-1 बजे फ्री हो गए, स्कूल से आना घर में अपने जो कुछ भी छोटा मोटा काम वो करके आके 2 बजे यहाँ से जाना, और 2:30-3 बजे से वहाँ तुम्हारी ड्यूटी रहेगी 10 बजे तक। तो 10 बजे के बाद तुम आके फिर अगले दिन की तैयारी करनी, जो कुछ भी घर के काम है वो करके, और इस तरह से हमारा रूटीन रहेगा। सुबह मेरे साथ ही मैं तुम्हें स्कूल लेके जाया करूँगा। ठीक है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। खुश हो गया मैं, और इस तरह से मेरे काम चालू हो गए। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में कौन आप कह सकते हो कि हाँ ये मेरे अच्छे दोस्त हैं? अच्छे मतलब फ्रेंड्स हैं बस, इतना ही काफी है, बाकी कुछ नहीं। तो शादी से पहले जब जीवन चल रहा था, तब कहाँ पे आपने अपना सेटल किया अपने आप को? आप किराए पे रहा करते थे? हाँ, पहले हम करजन रोड पर रहा करते थे जब हमने रेपरेटरी कंपनी ज्वाइन की। ठीक। उसके पहले तक हॉस्टल में रहते थे। हाँ। जब रेपरेटरी कंपनी ज्वाइन की तो हॉस्टल छोड़ना पड़ा, तो हमने किराए पर मकान लिया, पास में है, NS लेक के पास में, करजन रोड पर। वहाँ कोई नर्सेज हॉस्टल था, ठीक, जहाँ पर 5th श्रेणी के एम्प्लॉयज़ रहा करते थे। तो वो एक पोर्शन इस्तेमाल करते थे, दूसरा पोर्शन वो किराए पर उठा देते थे। तो ऐसे कई लोगों ने वहाँ पर ले रखा था, तो वहाँ पर हमने लिया। हाँ। वहाँ पर मैं और मेरे एक रेपरेटरी के ही मेंबर हैं, बागेश कुमार सिंह, हम लोग साथ में रहा करते थे। उसके बाद फिर जब शादी की बात हुई, और फिर 81 में मैंने शादी की। 81 में आपने? 78 में मैंने रेपरेटरी कंपनी ज्वाइन की थी। तो ये अरेंज मैरिज थी? ये अरेंज।
मतलब मैंने देखा था उनको हाँ और एक लाइकिंग बन गई थी उनके लिए। एनएसटी में वो अपनी भतीजी को अच्छा छोड़ने आया करती थी। एक चिल्ड्रन वर्कशॉप इंट्रोड्यूस हुई थी उसी ज़माने में। ओके डीवी कारन साहब ने हाँ हाँ ये इंट्रोड्यूस की थी ठीक कि गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे आलतू फालतू घूमते रहते हैं, हाँ। उनके लिए एक बाल वर्कशॉप भवन की में भी स्टार्ट हुआ था ऐसा। तभी हुआ था। हाँ सो इस तरह से वर्कशॉप शुरू हुआ था, तो वो अपनी भतीजी को छोड़ने आया करती थी, लेने आया करती थी। ठीक। तो इस तरह से मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। जो वर्कशॉप में पढ़ाया करती थी, कब पढ़ाया करता था फैकल्टी मेंबर्स, उनमें वो सब मेरे फेलो थे, मेरे जूनियर थे जो वहाँ पढ़ा रही थी। तो ऐसे कुछ कनेक्शन में उनसे मेरी मुलाकात हुई और फिर उनसे मेरी बात हुई। उनके साथ इनका बहुत अच्छा कनेक्शन था। हाँ, फ्रेंडली लेवल पर संबंध हो गया। तो बातें करती थी, तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया। तो तभी से मेरी उनके साथ एक लाइकिंग बनने लगी। तो इस तरह से आपने अप्रोच किया? एक्चुअली इनकी मेरी वाइफ की बड़ी बहन लड़के की तलाश में थी कि इनकी शादी करनी। ओके। तो जो मेरी जूनियर है जो फैकल्टी में थी, उन्होंने उनको बताया गया। हाँ। उन्हें बताया कोई लड़का हो तो बताना। उन्होंने मुझे बोला कि कोई लड़का हो तो बताना। मैं ही हूँ। सो उन दिनों एक बड़ा इमोशनल सा ट्रॉमा चल रहा था मेरा। अच्छा। तो जब उन्होंने कहा ये, तो कुछ ऐसा मुझे लगा कि लाइकिंग की तो है, फिर मैं उस नज़र से देखने लगा। हाँ। तो फिर इस तरह से हमारी बातचीत शुरू हुई। मुझे लगा कि फिर यही हैं जिनको मैं अपने जीवन साथी बना सकता। तो उनसे फिर मुलाकातें होती होंगी आपकी? हाँ, फाइनली जब ये इस डिसीजन पर, इस निर्णय पर आना था कि उनको शादी करनी है और मुझे उनको कहना है कि शादी करनी है मुझे, और इनसे कहलवाना है कि हाँ वो भी, उनको भी शादी करनी है मुझे। मतलब इतनी क्लैरिटी मेरे दिमाग में थी कि मुझे सब कुछ अपना बताना है, मुझे सब कुछ उनसे पूछना है। उसके बाद निर्णय पर आना है कि क्या हम एक साथ जीवन बिता सकते हैं। 4 घंटे बैठे हम। अच्छा। बंगाली मार्केट में, नाथू स्वीट्स में 4 घंटा कोने की टेबल पर बैठे, बस चाय मंगा रहे हैं, जूस मंगा रहे हैं, कुछ खाने को मंगा रहे हैं, बातें चालू। उसमें सब कुछ मैंने अपना बताया, अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपनी लाइकिंग, अपना फ्यूचर प्लान्स, वो सब चीज़ें बताई। फिर उनसे सब कुछ पूछा, हमारे परिवार की एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन, मैं किस तरह से चाहता हूँ कि मेरी वाइफ किस तरह से रहे, अगर मान लो सागर में रहना पड़ा तो किस तरह से रहे जी। क्योंकि मेरा इरादा FTII का कोर्स करने का भी था। ओके। मैं चाहता था कि डायरेक्शन में जाऊँ, डायरेक्शन का कोर्स करूँ, या आप एक्टिंग का कोर्स करूँ। तो वो सब चीज़ें बताई। उसी में ये 4 घंटे लगे, डिसीजन पर आने में 4 घंटे लगे। और फाइनली जब मैं कन्विंस हो गया, वो भी कन्विंस हो गई, तब हमने डिसाइड किया कि यस, अब हम शादी करेंगे। तो कितना इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा जब आपने पहली बार उनको देखा और जिस दिन आपने शादी की, उसमें कितना गैप था? उसमें समझ लो कि 3 महीने का गैप था। 3 महीने में आपने 3 महीने में क्या हुआ था, बीच में सब बात हुई और उसके बाद फिर पता नहीं कुछ टेंशन सी चल रही थी शहर में। अच्छा। उसकी वजह से फिर हमारा कुछ कम्युनिकेशन हुआ नहीं। ओके। हमारे 2-3 महीने के बाद फिर जब सब चीज़ें सामान्य हो गई, तो फिर मैंने अपनी वो फैकल्टी मेंबर जो हमारी जूनियर को बोला कि कहाँ है वो, है क्या? एक जिज्ञासा सी। हाँ, वो पूछ भी रही थी, दीदी पूछ रही थी उनकी। तो इस तरह से फिर हमारी बातचीत शुरू हो गई। ओके। फाइनली जब उन्होंने बताया कि अगर आप जल्दी डिसीजन नहीं लोगे तो मेरी शादी चंडीगढ़ में हो रही है,
अच्छा, तो कंडीशन भी आ गई अब हाँ, तो इस तरह से हमने फिर इतने दिनों के बाद निर्णय लिया। तो शादी के कुछ समय तक घर सागर गए या यहीं पे ही रहे? नहीं, सागर आते जाते रहे। नहीं नहीं, जैसे शादी हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे शादी होती है तो थोड़े दिन दूल्हा दुल्हन अपने घर रहते हैं, हाँ, तो ऐसे आप तो भी? मैं गया। जी, थोड़ा सा टाइम लेके गया क्योंकि हम नौकरी में थे जी। तो उस हिसाब से जैसे ही हमको वो वक्फा मिला, हाँ 1 महीने का मिला तो हम लेके गए। तो 1 महीने रहे वहाँ हाँ। घर पर। फिर आप 1 महीने बाद दोनों ही दिल्ली आ गए? दिल्ली आ गए। तो इस तरह से हमारी शादी हुई सब। तो कितना समय आपने एनएसडी में बिताया? एनएसडी में 75 को ज्वाइन किया था कोर्स, 78 तक हमने कोर्स किया। ठीक है। और 78 से 89 तक हम रेपेटरी कंपनी में रहे। ठीक है। सो कैसा सफर रहा वो? जबरदस्त, मेरा गोल्डन पीरियड। अच्छा। मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड, जो मैं अभी जिन स्थितियों में मैं हूँ इससे बहुत बेहतर। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि इस फीलिंग का क्या मतलब। जी जी मैं समझ। इतना आनंद में था, ऐसा लग रहा था अपन स्वर्ग में हैं। इतना अच्छा काम हमने थिएटर में किया है। बदकिस्मती की डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था नहीं थी उस समय में। एक से एक नाटक हम लोगों ने किए, एक से एक डायरेक्टर्स वहां आए, एक से एक कैरेक्टर्स करने को मिले, मतलब ऐतिहासिक। तो वो सब करते हुए मैं जिस मकसद से मैंने रेपेटरी कंपनी ज्वाइन की थी, मैंने सीखने के मकसद से की थी। और सीखने के पीछे भी वही थॉट था कि मुझे और लोगों से आगे रहना है, और लोगों से बेहतर दिखना है, और लोगों से बेहतर काम करना है। इसके लिए मुझे मेरा जो स्किल है, जो मेरा क्राफ्ट है एक्टिंग का, वो भी मुझे और लोगों से बेहतर बनाना है, तभी होगा। और इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। वो प्रैक्टिस के लिए मुझे रेपेटरी कंपनी में रहना जरूरी है, जहाँ रह के मैं अपने सीनियर्स से जो कमाल का काम करते थे, आपने नाम सुने होंगे, उत्तरा बावकर, सुरेखा सीकरी जी, मनोहर सिंह, राजेश विवेक, ये सब लोग थे जो उस समय उस रेपेटरी कंपनी में थे जब हम स्टूडेंट्स थे। और ये लोग क्या काम करते थे, क्या काम करते थे, मतलब हम भौचक होकर देखते रह जाते थे। क्या एक्टिंग का लेवल है, क्या बात है। अगर काम करना है तो इसी लेवल का करना है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है करने। तो थॉट ये था कि इनके बीच में रहूंगा तो उनसे पूछ सकता हूँ, इनसे सीख सकता हूँ कि ये चीज आप कैसे लेके आते हैं, ये चीज आप कैसे लेके आते हैं। सो ईश्वर ने मदद की, मैं रेपेटरी कंपनी ज्वाइन की। सबको एडमिशन नहीं मिलता था जी, लेकिन वो मेरिट बेसिस पर सब चीजें हो जाती थी। तो मेरा अच्छा लेवल था, आप तो अव्वल आने वाले थे। तो उन लोगों के बीच में रहा, उनसे बारीकियां सीखी, अपने क्राफ्ट को मजबूत किया। और जब 89 मतलब सोचा था कि हम, अगर इन लोगों ने उस समय जब ज्वाइन किया था तो मैंने उनके बारे में पता किया था, तो किसी को 6 साल हो गए थे रेपेटरी में, किसी को 5 साल हो गए थे, इस तरह से हो गए थे। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कम से कम 10 साल काम करूंगा रेपेटरी कंपनी के अंदर, तभी मैं इनसे मजबूत बन सकता हूँ या इनके लेवल पर बन सकता हूँ। जो साथ दिया उन्होंने तो मुझे 10 देने हैं। तो 11 साल काम किया और फिर उनसे जितना सीख सकते थे, और सीखने के नजर से ही मैंने पूरा समय गुजारा। और चूंकि अपने आप को इम्प्रूव करते रहने का एक गए उसी मकसद से था कि और बेहतर करना है, और बेहतर करना है। तो इसकी वजह से 2 साल के अंदर मतलब लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया मेरे काम को, मेरे टैलेंट को पहचानना शुरू किया। जो भी डायरेक्टर आता वो देखता था, जैसे बैरी जॉन या इस तरह के लोग, जब उनको हम इनवाइट किया करते थे रेपेटरी कंपनी डायरेक्ट करने के लिए, तो वो आते थे तो पहले देखते थे कि रेपेटरी कंपनी के मेंबर्स किस तरह का काम करते हैं। उनका कोई प्ले कुछ ना कुछ हम करते रहते थे, प्लेस के हमारे शोज हुआ करते थे। तो वो सब देखते थे, वो सब फिर उनमें से छांटते थे कि इनको कास्ट करना है, इनको कास्ट करना है। तो 3 साल के अंदर लोगों की लाइकिंग बन गई कि यार इस लड़के को लेना।
हाँ। तो मुझे धीरे धीरे मेन रोल मिलने लगे तो मैं समझ लो 5 साल के अंदर मेन एक्टर बन गया रेपटरी कंपनी में से अपने सीनियर्स के रहते हुए। तो मेरे लिए एक बड़ी अचीवमेंट था अपने आप को मैं मतलब एक उपलब्धि थी मेरे लिए जी। इतना मान सम्मान, ये बड़ी बात है। सीनियर्स के रहते हुए आपको अगर मेन रोल मिलने लग जाए, हर डायरेक्टर जो आता है आपको पसंद करने लगे, आपको कास्ट करना चाहे, तो मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। और इस तरह से बड़े बड़े प्लेस किए हैं। जो जर्मन डायरेक्टर फिट्स बेनेविट्स की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने ओथेलो प्ले किया शेक्सपियर का, बहुत ही मतलब वर्ल्ड नोन प्ले है ये। तो उसमें ओथेलो का टाइटल रोल मैंने किया। और फिट्स बेनेविट्स के बाद चेरी ऑर्चर्ड, इसी तरह के प्लेस हुए, इसी तरह के बाहर के लोग आके प्ले डायरेक्ट करते थे और मेन रोल में करता था। तो सीखने का बहुत मौका मिला, बहुत सीखा। फाइनली 11 साल होने के बाद जब मुझे लगने लगा कि यस, अब मैं इतना मैच्योरिटी लेवल मैंने हासिल कर लिया है कि अब मैं किसी भी बड़े से बड़े एक्टर के साथ में खड़े होकर अपना 100% दे सकता हूँ, तो अब जाया जा सकता है बॉम्बे। अभी मतलब अपने फुली इक्विप करके अपने आप को। थॉट ये था कि मेरा काम ही लोग देख के काम दें मुझे, बिल्कुल, तभी बात बनेगी। नहीं तो आप कितने लोग रिकमेंड करेंगे? आप कोई गॉडफादर तो है नहीं जो आपको सपोर्ट करता रहेगा जी। तो आपके काम में इतनी दम होनी चाहिए कि आपका काम देख के लगे ये लड़का अच्छा है, ये फील आना चाहिए। तो ये फील लाने के लिए इतने साल अपने सीनियर्स के साथ गुजारे, सीखा, और फाइनली हुआ भी ऐसा जैसा मैंने सोचा। एक फैमिली वो काम देख के और 4 काम मिले। एनएसडी में एक आप कुछ परफॉर्मेंस कर रहे थे, उसके दौरान आप कुछ बेहोश हो गए थे, तो वो क्या रीज़न रहा? क्या चल रहा था दिमाग में? क्या मनोस्थिति थी उस टाइम? नहीं, एक्चुअली क्या था, ये अनुपम है ना, अनुपम ये थोड़ा सा उसको मजाक के तौर पर लेके उसने 1-2 जगह बोला मेरे बारे में ऐसा। अच्छा, क्या हुआ था, फर्स्ट डे था और सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देना था। उसमें किसी को गाना गाना था, किसी को कुछ एक्ट दिखाना था। तो ये एक रस्म होती है, बिल्कुल ना। तो सब लोग अपना अपना आइटम कर रहे थे, तो मैंने एक गाना गाया। उन दिनों मेरा अभ्यास चल रहा था सांस को बड़ा करने का। ओके। क्योंकि उस समय मैं उसके पहले स्कूल में अपना कबड्डी का कैप्टन था। तो ज्यादा देर तक कबड्डी 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 कबड्डी, जितनी लंबी सांस किसी की होती है उतना लंबा जाता है वो। सही बात है। तो वो मेरा प्रैक्टिस चल रहा था। तो जब मैंने आलाप लिया, और तो वो आलाप लेके मैं अपनी प्रैक्टिस भी करता था। तो जब मैंने आलाप लिया तो आलाप काफी लंबा हो गया। लोग बिल्कुल हैरत में पड़ गए कि क्या है तो हम सब चूंकि फर्स्ट ईयर में अनुपम वगैरह हम सब साथ के ही हैं। तो फिर उसने उस बात को हमेशा इस तरह से जिक्र किया कि जब इन्होंने आलाप लिया तो थोड़ी देर के बाद मैं बाथरूम चला गया, बाथरूम से आया तब भी इनका आलाप चल रहा था। उसके बाद ये आलाप को खत्म करते करते बेहोश हो गया या मैं बेहोश हो गया है। इस तरह से वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें करता रहा है। लेकिन अच्छा समय गुजारा हम लोगों के साथ। मेवाती जी आपको अपना गुरु मानते हैं जी, तो उनके साथ आपका कैसा समय गुजरा? बहुत अच्छा। मैं सागर का चूंकि हूँ, तो एनएसडी करने के बाद ऐसा सिस्टम मैंने बनाया था कि जब रेपटरी कंपनी में आया तो रेपटरी कंपनी के जो 1 महीने की छुट्टियां हुआ करती थी, तो उन 1 महीने की छुट्टियों में मैं कोशिश करता था कि अलग अलग जगहों पर जाके वर्कशॉप करूं, ताकि मेरा समय भी अच्छी तरह से इस्तेमाल हो जाए। हाँ। और कोशिश ये थी कि सागर में कुछ इस तरह का ट्रेडिशन शुरू हो कि लोगों में थिएटर के लिए जागृति पैदा हो,
एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग क्या होती है, इस बात की समझ पैदा हो। तो इस दृष्टिकोण से मैंने सागर यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप करना शुरू किया। तो हर साल छुट्टियों में वर्कशॉप करने के लिए जाया करता था। ये महेंद्र मेवाती या आशुतोष राणा या मुकेश तिवारी, ये सब उसी तरह के। वहाँ एक कोर्स हुआ करता, परफॉर्मिंग आर्ट्स का 1 साल का कोर्स हुआ करता। तो ये सब लोग उसी कोर्स करके निकले हैं यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ जाके मैं वर्कशॉप किया करता था। और चूंकि दृष्टिकोण ये था कि यहाँ के लोगों में थिएटर के लिए जागृति आए, यहाँ के लोग एनएसडी में जाएं, तो उनके लिए तैयार करता था। फिर उनको जैसे वर्कशॉप में गए और उनको बताया कि एनएसडी वगैरह ये है, तो फिर उन लोगों ने अप्लाई करना शुरू किया। तो अप्लाई करने में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको फिर वहाँ अलग से तैयारी कराना कि इस तरह से तैयारी करो तो वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इन लोगों के सिलेक्शन हो गए। क्योंकि मैं मेरे संस्कारों में हर चीज़ सिंसियरिटी के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ करना है। अगर किसी को तैयार करने का मैंने सोचा है और उनको कहा है तो उनको ढंग से तैयार करना है, ऐसे तैयार करना कि भाई हो ही जाए। तो पहली बार में 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ, एक ही शहर से 3 लोग, सागर शहर से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो लोग ऐसे चौंक गए कि यार ये कैसे हो गया। तो पता लगा कि गोविंद नामदेव जी ने इनको तैयार किया था और उनका परफॉर्मेंस लेवल देख के ही सिलेक्शन हुआ जी। तो आशुतोष राणा, मुकेश तिवारी, श्रीवर्धन जो सनसनी में आता है, हाँ, वो इन तीनों के सिलेक्शन हो गया। उसके बाद फिर सिलसिला चालू होगा, महेंद्र मेवाती उसके बाद आए, उसके बाद और 1-2 लोग आए, इस तरह से। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपका फेवरेट प्ले कौन सा रहा आपका? फेवरेट प्ले एक तो नहीं रहा, लेकिन ऐसे प्लेस जिन्होंने बहुत सिखाया मुझे। हमें जो टर्निंग पॉइंट वाला प्ले था वो था सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण। सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है वो, और राम गोपाल बजाज ने उसको डायरेक्ट किया। रेपर्टरी कंपनी में पहला वो प्ले था जिसमें मुझे मेन रोल मिला था, और उस प्ले की वजह से मेरा काफी समझ लो सब कुछ बदल गया। टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से मुझे मेन रोल मिलने लग गया। वही प्ले देखा था फ्रिट्स बेनेविट्स ने, तो उन्होंने मेन रोल दिया, उसी तरह से सिलसिला चल पड़ा। फिर वो एक प्ले है जिसने मुझे बहुत सिखाया। तो इंटरनेशनल ट्रैवल किया आपने उस प्ले के साथ? नहीं, अंधायुग के साथ किया, और जस्मा उड़न नाम का एक प्ले था, ठीक है, उसके साथ हमने ट्रैवल किया। जर्मनी में एक फेस्टिवल होता है, बर्लिनर थिएटर फेस्टिवल। तो उस फेस्टिवल में अंधायुग की एंट्री हुई, हमारे इंडिया से। उसमें मेन रोल कर रहा था, तो समझ लो एक किस्म से हमने अपने देश को रिप्रेजेंट किया उस थिएटर फेस्टिवल में। और लोग एकदम से मतलब फ्लैट हो गए उस प्ले को देख के। उसी की वो चर्चा कर रहे हैं, तालियों की। वो भी यादगार है, वो तो कभी भूल नहीं सकता लाइफ में। फायदा हमको ये हो गया था कि जिस हॉल में हमारा परफॉर्मेंस हो रहा था, उस हॉल में साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन की व्यवस्था थी। हर सीट पर माइक्रोफोन लगा हुआ था, वो अपनी भाषा में, उनकी भाषा में एक शब्द का मीनिंग उन तक पहुंच रहा था। नाइस, उस टाइम पे। और धर्मवीर भारती जी ने जिस तरह से लिखा है नाटक, अद्भुत नाटक है, क्लासिक है हमारे इंडिया का। तो एक लाइन में मल्टीपल मीनिंग्स, फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, क्या क्या नहीं है, और वो सब उन तक पहुंच रहा था। और ये क्या एंटी वॉर प्ले है, और जर्मन्स ने वॉर भोगा है, बिल्कुल, और मतलब इतना दर्दनाक एक ट्रॉमा से गुजरा है पूरा कंट्री। तो बहुत ही इमोशनली वो अटैच्ड हैं इस तरह की सब्जेक्ट से। तो जब एक लाइन का मीनिंग उन तक पहुंचा, और हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो प्ले का था वो भी बिल्कुल
पूरा इंडियन था। हाँ, वो रंग पट्टिका और कपड़े, हाँ, कथकली वाले कपड़े, और इस तरह से सब कुछ इंडियनाइज करके, और चूंकि इंडियन प्ले था और म्यूजिक, ये सब चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल चमत्कृत कर दिया करती थी दर्शकों को। जब जर्मन पब्लिक को एक एक लाइन का मीनिंग मिला, कैरेक्टर समझ में आया, कैरेक्टर क्या बोल रहा है, क्या किस तरह से धोखेबाजियां हुई, वो सब चीजें जब उनको पता लगी तो वो विश्वास नहीं कर पाए कि यार इंडिया में इस तरह का नाटक लिखा जा सकता है और ऐसे किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात। शुरुआत में जब नाटक शुरू हुआ तो एकदम सख्ते में ऐसे एकदम घुस गए वो नाटक में, तो हमारी समझ में नहीं आया कि यार क्या हो रहा है, मतलब हमको पसंद नहीं आ रहा है क्या, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। हम लोग थोड़ा सा घबराए हुए थे कि पता नहीं क्या होगा, नाक न कट जाए हमारे हिंदुस्तान की। करते 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 फिर फाइनली जैसे ही हमारा प्ले खत्म हुआ, कर्टेन कॉल के लिए हम लोग आए, जैसे प्ले खत्म हुआ तालियां चालू। हम लोग आए, जैसा कि हमारा कस्टम है, नाटक खत्म होता है तो कर्टेन कॉल के लिए आते हैं। कर्टेन कॉल की, नमस्कार किया, एक लाइन में आए, फिर दूसरी लाइन, तीसरा, 39 लोग थे हम लोग। ओके। तो इस तरह से आके फिर सब लोग एक साथ नमन करते हैं 3 बार। वो किया, नमन करके हम खड़े हो जाते हैं कि अब शायद कोई थैंक्स वगैरह ऐसी कोई 1-2 बात कोई फीडबैक आएगा। हाँ, यहाँ से हम थैंक कहेंगे या वहाँ से थैंक, कुछ ऐसी एक फॉर्मल 2-3 शब्द बोले जाते हैं, उसके बाद काम नाटक खत्म हो जाता है। और लगातार तालियों नहीं, वो भी खड़े हो गए और लगातार तालियां बजाए जा रहे हैं, कोई रुक ही नहीं तालियां। तकरीबन 1 मिनट हो गए, 1 मिनट बहुत होता है तालियां बजते हुए। अब हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें। हमने एक दूसरे की तरफ देखा तो जो हमारी सीनियर थी उत्तरा बावकर जी, और उनका कि ऐसे हम विंग में चलते हैं, विंग में निकल जाते हैं। नहीं बोल रहे हैं, मतलब नहीं बंद कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे निकल जाते हैं। फिर किसी को कुछ बोलना होगा तो आके बोल देगा, तो हम धीरे धीरे करके जाने दे, एक दूसरे को इशारा करके हम लोग विंग में निकल गए। स्टेज खाली हो गया। अब हमने सोची स्टेज खाली हो गया तो तालियां रुक जाएंगी, नहीं रुकी। अच्छा, नहीं रुकी, बज रही हैं। आधा मिनट गया, तालियां बज रही हैं, खाली स्टेज। तो हमने कहा यार क्या हो रहा है, अब क्या करें। हमने वहाँ सामने से इशारा किया, अब क्या करना है। तो उन्होंने इशारा किया, आ जाते हैं, दोबारा चलते। तो हम फिर दोबारा से स्टेज पर पहुंचे, फिर हमने वो कर्टेन कॉल दोबारा से वो रिपीट की, सेम। उसके बाद खड़े हो गए कि अब तो कुछ बात होगी। नहीं रुक रही तालियां चालू हैं। उसके बाद हमने कहा कि चलो थोड़ी देर और रुक लेते हैं, देखते हैं। जब नहीं रुकी तब हम में से हमने बहुत थैंक यू अपने हिसाब से हमने बोला, और फिर उनका आदमी आया, फिर उन्होंने उनकी भाषा में, जर्मन भाषा में शुक्रिया बोला हमारे की तरफ से, और धीरे धीरे करके इस तरह से तालियां उसके बाद बंद हुई। और रिएक्शन ये आया कि अद्भुत नाटक है ये, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों ने, तो उन लोगों ने, कि इंडिया में इस तरह का इस लेवल का नाटक लिखा जा सकता है और इस लेवल से किया भी जा सकता है। इंडिया, हमारे भारत के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां रही हैं दुनिया के और दूसरे देशों में। इस वजह से वो बिल्कुल चमत्कृत हैं। और फिर उन्होंने क्या स्वागत किया है हमारा, कितना खिलाया पिलाया है, कहाँ, मतलब क्या क्या नहीं उन्होंने कर दिया हमारे स्वागत। तो वो उसके बाद जब मैं, मतलब नाटक जब खत्म हुआ, मतलब मैं रो पड़ा। एक तो ये फीलिंग कि मतलब मैं मेन रोल कर रहा था, इन ए वे मैं रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदुस्तान को जी। और ऐसा मौका, ये अचीवमेंट मैं कभी भूलता नहीं। किसी भी बड़े से बड़े अवार्ड के सामने, अवार्ड कुछ नहीं है इसके सामने। तो ये अचीवमेंट का फीलिंग जो है वो अद्भुत है।
इसलिए मैं कहता हूँ वो मेरा टाइम जो है ना वो तो गोल्डन पीरियड गोल्डन पीरियड है मेरी लाइफ का। तो थिएटर कितना फ्रीक्वेंट चल रहा है आज भी आपके लिए? यहाँ आने के बाद मैंने काफ़ी कोशिश की कि अच्छा ग्रुप बने, अच्छे ग्रुप में जिस लेवल का काम मैं करके आया था मैं चाहता था कि उसी लेवल का कुछ यहाँ पर भी हो, यहाँ के लोगों को भी मालूम पड़े कि इस तरह से भी थिएटर किया जा सकता है। यहाँ पर तो सब ऐसा होता है ना, जितना समय है, जितनी रिहर्सल के लिए जितनी रिहर्सल से मिली उतने में ही काम चला लो। तो काम चलाने वाला काम तो हमने कभी किया नहीं था जी। तो एक दो बार ऐसी कोशिश की, कुछ लोग मिलके करें, कुछ नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही कुछ अलग है। जैसे ज्यादातर लोग यहाँ स्ट्रगल में है, तो स्ट्रगल में है तो किसी को अगर कोई अपॉइंटमेंट मिल गया है किसी डायरेक्टर का तो वो वहां जाएगा पहले। सही बात है। तो रिहर्सल्स बंक करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा, चाहे वो रिक्वेस्ट करके जाए या कैसे लिख तो हो नहीं पाया जी। मुझे लगा कि नहीं यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैंने सिस्टम शुरू किया कि जैसे जैसे टाइम मिले हम जाके अपनी टीचिंग कर लो। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में एक कोर्स होता है MA इन थिएटर। ओह अच्छा। तो वहाँ भी सब थिएटर वगैरह सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर शुरू की क्लासेस। फिर बीच बीच में भोपाल में इंस्टीट्यूट शुरू हुआ MP स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ पर फिर NSD में, फिर हर साल NSD में जाना। इस तरह से मैं अपना थिएटर की जो भूख है वो आग है वो इस तरह से शांत करता। सागर में जाना शुरू किया जो मैंने पहले भी बताया। तो वो एक टीचर है पीछे बैक ऑफ द माइंड, तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती रहती है, इस तरह से करता रहता हूँ। अभी अगले महीने फिर जाऊंगा। अच्छा, अगले महीने फिर जा रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे बच्चों को आजकल शॉर्टकट बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। हाँ जी। मतलब जैसे अब आपने अपना स्ट्रगल बताया कि आपको काम करने में मजा आता था इसलिए आपको ये काम करना था, पर लोगों को दिखता है इसलिए वो करना चाहते हैं। हाँ। इतने स्ट्रगलर्स मुंबई में क्यों हैं? वो इसी वजह से कि वो सब देखा आ गए हैं मुंबई में। किसी ने उन्हें कह दिया कि यार तू तो स्मार्ट लगता है, तुझे तो एक्टर होना चाहिए, वो आ गए। तो क्या लगता है कि बच्चों को अपने ऊपर क्या काम करना चाहिए पहले, यहाँ आने से पहले? मुझे लगता है कि अपने आप को तोलना चाहिए यहाँ आने से पहले कि आप किस लेवल का काम कर सकते हैं। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो आप एक्टिंग करके देख लीजिए। आजकल तो सब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप अपने घर में बैठे बैठे ही बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जी। आप बहुत बेहतरीन एक्टिंग देख सकते हैं, दुनिया की टॉप लेवल की एक्टिंग देख सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं।